Brought to you by Infinix. Brought to you by Infinix. जब तक ये मेरे अल्फाज आप तक पहुंचेंगे, मुझे एक नाजायज केस के अंदर बंद कर दिया होगा। जब तक ये मेरे अल्फाज आप तक पहुंचेंगे तब तक मुझे किसी नाजायज केस के अंदर बंद कर दिया गया होगा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने ये वीडियो 2022 में शूट किया था सरकार गिरने के बाद, लेकिन तब इसे रिलीज नहीं किया गया था। इमरान ने कहा था जब मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए तब इसको बाहर लाना। टलते टलते कैलेंडर में तारीख 9 मई 2023 तक पहुंच गई। उस दोपहर इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कमरे में बैठे थे। उन्हें 2 केसों की सुनवाई में हिस्सा लेना था, लेकिन पाक रेंजर्स की एक टीम ने उन्हें तीसरे केस में उठा लिया। इमरान को खींचकर ले जाया गया। ये दृश्य पूरी दुनिया के लिए आश्चर्यजनक था, मगर पाकिस्तान की राजनीति में ऐसे प्रसंगों को रूटीन माना जाता है। हालांकि इमरान की गिरफ्तारी कोई रूटीन घटना नहीं थी। अरेस्ट के बाद जिस तरह के हालात पाकिस्तान में बन रहे हैं उससे ये साबित भी हो रहा है। इमरान के समर्थकों ने बवाल खड़ा कर दिया है। वे सेना के हेडक्वार्टर पर हमला कर रहे हैं। आर्मी अफसरों के घरों पर पत्थरबाजी हो रही है। कई जगहों पर आगजनी और हिंसा की खबरें भी सामने आ रही हैं। इसके चलते 10 मई को इमरान के एक केस की सुनवाई का लोकेशन बदलना पड़ा। इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी कि पीटीआई ने 10 मई को पूरे मुल्क में शटडाउन का ऐलान किया है। उन्होंने समर्थकों से कहा है अभी नहीं तो कभी नहीं, ये आखिरी मौका है। इस अपील के बाद जनता और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के बीच सीधे टकराव की आशंका बढ़ गई है। आज हम जानेंगे क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के लिए चुनौती कैसे बने, और एक्सपर्ट से समझेंगे हाई कोर्ट के फैसले के बाद इमरान खान के सामने क्या कानूनी रास्ते बचे हैं, क्या पाकिस्तान अपने बनाए मकड़जाल से बाहर निकल पाएगा। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। हमने शो की शुरुआत में इमरान के 2022 के एक वीडियो का छोटा सा हिस्सा आपको दिखाया था। अब पूरा वीडियो देखिए। जब तक ये मेरे अल्फाज आप तक पहुंचेंगे, मुझे एक नाजायज केस के अंदर बंद कर दिया होगा। इससे एक चीज आप सबको वाज़ेह हो जानी चाहिए कि पाकिस्तान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे आइन हमें हुकूक देता है, जो जमहूरियत है, वो दफन हो चुकी है। और हो सकता है कि इसके बाद मुझे मौका ना मिले आपसे मुखातिब होने का, इसलिए मैं 2-3 बातें आपसे करना चाहता हूं आज। सबसे पहले, पाकिस्तान की जो कौम है वो मुझे 50 साल से जानती है। मैं पब्लिक में 50 साल से हूं। कभी मैंने ना पाकिस्तान के आइन के खिलाफ किया हूं, ना मैंने कभी पाकिस्तान का कानून तोड़ा है। और मेरी हमेशा, जब से सियासत में आया, मेरी हमेशा कोशिश हुई कि मैं जो भी अपनी जद्दोजहद करूं वो पुरअमन करूं। आइन जो मुझे हक देता है पुरअमन एहतजाज का, उसके बीच में रह के करूं। आज ये जो किया जा रहा है, ये इसलिए नहीं किया जा रहा कि मैंने कोई कानून तोड़ा है। ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि ये चाहते हैं कि मैं जो हकीकी आज़ादी की तहरीक है इससे पीछे हटूं। और ये इसलिए किया जा रहा है कि ये करप्ट चोरों का टोला, इंपोर्टेड हुकूमत जो हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है, ये चाहते हैं कि मैं उसको कबूल कर लूं। मैं आज आप सबसे अपील कर रहा हूं कि आपको अपने हकूक के लिए, अपनी हकीकी आज़ादी के लिए सबको निकलना पड़ेगा। कभी भी किसी कौम को प्लेट में आज़ादी नहीं पकड़ाई जाती। आज़ादी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, जहाद करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, और वही कौम फिर उसको अल्लाह तोहफा देता है आज़ादी का। ये वक्त आ गया है कि आप सब अपने हुकूक के लिए निकलें। आपने वीडियो देखा, इसमें इमरान कह रहे हैं बहुत संभव है कि इसके बाद मैं आपके सामने दोबारा ना आ सकूं। पाकिस्तान की जनता मुझे 50 सालों से जानती है। मैंने संविधान के खिलाफ कभी कोई काम नहीं किया। मैं आज आप सबसे अपने घरों से बाहर आने की अपील करता हूं। आज़ादी आपकी थाली में परोस कर नहीं मिलेगी, आपको इसके लिए कड़ी मेहनत और संघर्ष करना होगा।
इमरान को सुनकर ऐसा लगता है कि उन्हें इस दिन का इंतजार पहले से था। इसी वजह से उन्होंने अपना पक्ष रिकॉर्ड करके रख दिया था। इस वीडियो के शूट होने की असली तारीख अभी पता नहीं चली है। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान ने सरकार गिरने के बाद ये वीडियो रिकॉर्ड किया था। इमरान की सरकार अप्रैल 2022 में अविश्वास प्रस्ताव लाकर गिरा दी गई थी। उसके बाद उन्होंने सरकार और सेना के खिलाफ मोर्चा खोला। फिर उनके खिलाफ मुकदमेबाजी शुरू हुई। भ्रष्टाचार, देशद्रोह, गबन, सरकारी खजाने से चोरी जैसे आरोपों की भरमार लग गई। इमरान दावा करते हैं कि उनके खिलाफ 100 से ज्यादा केसेस चल रहे हैं, इतने कि उनके लिए हर एक सुनवाई में पेश होना मुश्किल हो गया है। 9 मई को जब उन्हें इस्लामाबाद हाईकोर्ट के कैंपस से अरेस्ट किया गया, उस वक्त भी वो 2 केसों की कार्रवाई में हिस्सा लेने पहुंचे थे। जैसे ही वो कोर्ट के अंदर पहुंचे, पाक रेंजर्स के जवान अंदर घुसे, मारपीट की और इमरान को खींचकर अपने साथ ले गए। इसके बाद कई घंटों तक इमरान की लोकेशन का पता नहीं चला। फिर पीटीआई ने अपने समर्थकों को सड़कों पर उतरने के लिए कहा। इसके बाद बवाल होना शुरू हो गया। इमरान के समर्थकों ने पूरे पाकिस्तान में हलचल मचा दी। मिलिट्री हेडक्वार्टर से लेकर आर्मी अफसरों के घरों तक पर हमले शुरू हो गए। हमने 9 मई की दुनियादारी में इस हंगामे की शुरुआती अपडेट्स आपको बताई थी। एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के शो में हम उसके बाद की अपडेट्स आपको बताएंगे। पहले उस केस के बारे में जान लेते हैं जिसमें इमरान खान को अरेस्ट किया गया है। आपने अब तक कई दफा अल कादिर ट्रस्ट केस का जिक्र सुना होगा। इसी मामले में इमरान को पकड़ा गया है। ये केस क्या है? इस केस का चैप्टर दिसंबर 2019 में खुला था। तब यूनाइटेड किंगडम की नेशनल क्राइम एजेंसी यानी कि एनसीए और पाकिस्तानी उद्योगपति मलिक रियाज के बीच एक समझौता हुआ था लगभग 2000 करोड़ रुपयों का। एनसीए ने जांच 2018 में शुरू की थी। जांच से कुछ महीने पहले ही इमरान की पार्टी सत्ता में आई थी। एनसीए ने अगस्त 2019 में एक स्टेटमेंट जारी किया। कहा, हमें 8 बैंक अकाउंट्स को फ्रीज करने का आदेश मिला है। इसमें 1000 करोड़ रुपए से अधिक की रकम जमा है। शंका है पैसे किसी दूसरे देश में भ्रष्टाचार और गबन के जरिए हासिल किए गए। इसमें से एक व्यक्ति की 200 करोड़ रुपयों की रकम पहले ही फ्रीज की जा चुकी है। इस बयान में जिस व्यक्ति की चर्चा हो रही थी वो मलिक रियाज थे। मलिक रियाज पाकिस्तान में रियल एस्टेट का बड़ा नाम है। उनकी कंपनी बहरिया टाउन लिमिटेड अरबों खरबों का कारोबार करती है। जिस समय यूके में एनसीए जांच कर रही थी, उसी समय पाकिस्तान में भी बहरिया टाउन के कागजात खंगाले जा रहे थे। इसमें पता चला कि कंपनी ने कराची के बाहर हजारों एकड़ जमीन अवैध तरीके से हासिल की। इसका उन्हें बड़ा नुकसान हो सकता था। उससे बचने के लिए रियाज ने लगभग 200 करोड़ रुपयों का जुर्माना भरने का ऑफर दिया। सुप्रीम कोर्ट मान गई। दिसंबर 2019 में जब एनसीए की सुलह के बाद जो पैसे मलिक रियाज के पास आए, उसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। उस समय इसकी थोड़ी बहुत चर्चा हुई, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। फिर जून 2022 में एक ऑडियो लीक हुआ। इसमें कथित तौर पर मलिक रियाज और उनकी बेटी के बीच बातचीत हो रही थी। इसका मजमून ये था कि इमरान की पत्नी बुशरा बीबी ने सरकारी मदद के बदले 5 कैरेट के हीरे की अंगूठी मांगी है। बकौल ऑडियो बात 3 कैरेट की हुई थी। मलिक रियाज ने इस ऑडियो को भ्रामक बताया। फिर 14 जून 2022 को पाकिस्तान के तत्कालीन गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने आरोप लगाया कि इमरान और बुशरा बीबी ने एक रियल एस्टेट फर्म को मनी लॉन्ड्रिंग केस में बचाने के लिए करोड़ों रुपए और सैकड़ों एकड़ जमीन ली और इसके चलते सरकारी खजाने को लगभग 50 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों का नुकसान हुआ। सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सरकार ने जांच के लिए कमेटी बनाई। सनाउल्लाह का यह आरोप भी था कि बहरिया टाउन ने अल कादिर ट्रस्ट के खाते में भी पैसे जमा कराए और उन्हें कई 100 एकड़ जमीन भी दी। इस ट्रस्ट के ट्रस्टीज में इमरान खान और बुशरा बीबी का नाम भी था। दिसंबर 2022 में नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने आरोपियों को पेश होने के लिए कहा, लेकिन इसमें टाल मटोल होती रही। 9 मई को इमरान खान किसी और केस की कार्रवाई में हिस्सा लेने इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंचे थे। उनकी गिरफ्तारी के कई घंटे बाद पता चला कि उन्हें अल कादिर ट्रस्ट केस में अरेस्ट किया गया है। गृह मंत्री सनाउल्लाह ने कहा कि एनएबी ने इमरान को कई बार हाजिरी लगाने के लिए बुलाया था, मगर वो नहीं आए। उन्होंने एनएबी की जांच में हिस्सा बनना जरूरी नहीं समझा, इसी वजह से उन्हें अरेस्ट किया गया है। इमरान की गिरफ्तारी के बाद सवाल उठा कि ये बदले की कार्रवाई है। ये भी कहा गया कि अगर हाईकोर्ट परिसर से किसी को उठाया जा रहा है तो फिर अदालत का मतलब ही क्या है। इसके अलावा गिरफ्तारी के लिए पाक रेंजर्स के इस्तेमाल पर भी आपत्ति जताई गई। हमने इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वरिष्ठ वकील सलाउद्दीन अहमद से पूछा। सुनिए उन्होंने क्या बताया। कि जो पाकिस्तान रेंजर्स हैं वो बेसिकली है वो मिनिस्ट्री पाकिस्तान, इट्स अ सिविलियन कंट्रोल में होते, उसमें डेफिनेटली पैरामिलिट्री वो फोर्सेस होती हैं, मगर उनका जो कंट्रोल होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में होता है। तो इट इज बेसिकली अ सिविलियन कंट्रोल्ड बॉडी और उनका जो रोल होता है इट इज टू असिस्ट अदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। तो जिस तरह अगर पुलिस को
ये लगे कि शायद ये सिचुएशन जो है ये बड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, तो दे आर परमिटेड टू कॉल इन द रेंजर्स टू असिस्ट देम। जो अभी जस्टिफिकेशन हुकूमत की तरफ से, जो उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से जो उन्होंने जस्टिफिकेशन कोर्ट को दी थी, उन्होंने कहा था कि जो नैब है, जो अकाउंटेबिलिटी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी रेंजर्स से कि हमें ज्यादा असिस्टेंस की जरूरत है, ये बड़ा अपना कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो उन्होंने रेंजर्स को रिक्वेस्ट की थी और इसलिए रेंजर्स ने उनको अरेस्ट करवाने में उन्होंने अपनी जो फोर्स थी वो फराहम की थी। हमने ये भी पूछा कि जिस अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान को अरेस्ट किया गया उसमें कितना दम है। एक पाकिस्तान में प्रॉपर्टी टाइकून है मलिक रियाज साहब, उनका एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट था जो कि इलीगल डिक्लेयर किया गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप 400 बिलियन रुपीस एज अ फाइन आप जमा कराएंगे। वो पैसे उन्होंने नेचुरली खुद से देने थे। अच्छा, उसके कंप्लीटली अनकनेक्टेड उनके खिलाफ एक इंग्लैंड में प्रोसीडिंग्स चल रही थी ऑन बाय द सीरियस क्राइम्स ऑफिस इन इंग्लैंड, और उन्होंने मलिक रियाज साहब के 200 मिलियन पाउंड्स जो थे वो कॉन्फिस्केट कर लिए। उनको कहा कि ये सोर्स ऑफ करप्शन के हैं एटसेट्रा। वो जो पैसे थे इंग्लैंड के कानून के मुताबिक वो वापस होने थे टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अब इमरान खान साहब के खिलाफ चार्ज ये है कि वो जो पैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को आने थे, उन्होंने बजाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को वसूल करवाने के, उन्होंने मलिक रियाज को इजाजत दे दी कि आप वो 200 मिलियन पाउंड जो हैं वो आप सुप्रीम कोर्ट का लगाया हुआ जो फाइन है उसको पे ऑफ करने में आप यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली मलिक रियाज साहब को एक 200 मिलियन पाउंड्स का फायदा उन्होंने दिया इन हिज कैपेसिटी एज अ प्राइम मिनिस्टर। उस पे फिर अब जो चार्ज है वो ये है कि उन्होंने ये फायदा इसलिए दिया क्योंकि मलिक रियाज साहब ने इनको कोई 6 बिलियन रुपीस की जमीन मुफ्त में गिफ्ट कर दी थी एक ट्रस्ट को, जिस ट्रस्ट में ट्रस्टीज जो थे अलकादिर ट्रस्ट को, और उस ट्रस्ट में ट्रस्टीज जो थे एक इमरान खान साहब की जो वाइफ है बुशरा बीबी, उनके नाम पे है, और दूसरा एक उनकी दोस्त है, सहेली है फरा गोगी, उनके नाम पे वो जमीन गिफ्ट कर दी गई थी। तो बेसिकली एलिगेशन ये है कि ये एक एज अ ब्राइब दिया गया था, ये 6 बिलियन रुपीस की जो जमीन है। तो उस पे अब ये काफी सीरियस केस समझा जाता है। तो अब देखते हैं बाकी इन्वेस्टिगेशन में क्या चीजें सामने आती है। जिस तरह से इमरान खान को अरेस्ट किया गया वो हैरान करने वाला था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पहले तो तल्खी दिखाई लेकिन बाद में कार्रवाई को लीगल बता दिया। अब इमरान के पास क्या कानूनी रास्ता बचा है? जी, अब इमरान खान साहब अब बेल के लिए अप्लाई करेंगे। तो वो अभी उनके खिलाफ नैब का वो बेसिकली एंटी करप्शन का केस बना है कि उन्होंने एक प्रॉपर्टी टाइकून है मलिक रियाज, तो उनकी एक लाइबिलिटी थी जो उनको कोर्ट में एक फाइन पे करना था। तो उनकी जो अमाउंट थी कोई 200 मिलियन पाउंड के करीब थी, वो हुकूमत पाकिस्तान को आनी थी। तो इल्जाम इमरान खान साहब के खिलाफ ये है कि उन्होंने वो पैसे जो थे वो आगे मलिक रियाज साहब को रिलीज कर दिए ताकि वो अपना फाइन पे ऑफ कर सके, तो जबकि वो पैसे हुकूमत पाकिस्तान को मिलने थे। तो उसकी और उसके अगेंस्ट उनको कोई 5 या 6 बिलियन रुपीस की जमीन उनकी वाइफ और उनकी वाइफ की एक दोस्त हैं उनके नाम पे जमीन दी गई। तो ये उनके खिलाफ चार्ज है। अब नेचुरली वो बेल एप्लीकेशन मूव करेंगे, फिर बेल की कार्रवाई होगी, उसमें कुछ ऑर्डर होगा। इमरान दावा करते हैं कि उनके खिलाफ 100 से ज्यादा केसेस दर्ज हैं। जिस तरह से उन्हें बार बार अदालतों में पेश होने के लिए कहा जाता है उसका पैटर्न अजीब लगता है। वो ये आरोप भी लगाते हैं उन्हें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, किसी केस में दम नहीं है। इमरान के इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं समझता हूँ उनके ऊपर वाकई बहुत ज्यादा केसेस बनाए गए हैं।
उसमें बहुत सारे केसेस बिल्कुल फ्रिवलस भी हैं, और दर्जनों केसेस उनके खिलाफ बनाए गए हैं। मगर दो तीन केसेस हैं जो कि काफी सीरियस भी हैं। एक तो ये वाला जो ये अलकादिर ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है, कि इसमें उनको उस प्रॉपर्टी टाइकून से बिलियंस ऑफ रुपीस की जमीन मिली, तो वो उसके ऊपर वो एक बड़ा सीरियस केस है। दूसरा एक उनका केस जो सीरियस समझा जाता है वो तोशा खाना केस है। वो बेसिकली ये है कि जो पाकिस्तान में कानून ये है कि जो गिफ्ट्स मिलती हैं किसी को एज अ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफिशियल कैपेसिटी में, तो वो आपको जमा करवानी होती है, और फिर उसकी अगर आप उन गिफ्ट्स को लेना चाहें तो उसकी एक कोई अमाउंट आपको पे करनी पड़ती है। तो उनके ऊपर चार्ज ये है कि उन्होंने उसकी प्रॉपर अमाउंट नहीं पे की, और उन्होंने कानून में एक चेंज की अपने आप को फायदा देने के लिए, और बहुत कुछ एक महंगी घड़ी जो थी कुछ 5 करोड़ रुपए की, वो तोशाखाना से निकाल ली। तो वो केस सीरियस समझा जाता है। और तीसरा केस जो सीरियस समझा जाता है वो है फॉरेन फंडिंग का केस। वो उसमें ऐसा है कि चार्ज ये है कि उनकी जो जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो पीटीआई को पाकिस्तानी कानून में फॉरेन फंडिंग, फॉरेन सोर्सेज से फंडिंग जो है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए वो बैन है। और ये उनके ऊपर एक ये चार्ज है कि उन्होंने पीटीआई के लिए उन्होंने डोनेशंस ली हैं फॉरेन सोर्सेज से, तो वो एक केस सीरियस समझा जाता है। बाकी ज्यादातर जो केसेस उनके खिलाफ बनाए गए हैं वो आम तासुर यही है कि वो विक्टिमाइजेशन हो रही है। अब ये जान लेते हैं कि 9 मई की घटना के बाद पाकिस्तान में क्या हो रहा है। 9 मई की रात इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर सुनवाई शुरू की। हाईकोर्ट ने रात में फैसला सुनाया कि गिरफ्तारी कानूनी है, पाक रेंजर्स की कार्रवाई में कुछ भी गलत नहीं। 10 मई को अलकादिर ट्रस्ट केस में सुनवाई हुई। इसके अलावा तोशा खाना केस भी खोला गया। इस केस में इमरान को कई बार अरेस्ट करने की कोशिश हो चुकी है। दोनों मामलों की सुनवाई इस्लामाबाद पुलिस लाइंस में हुई। लोकेशन रातों रात बदली गई थी। कहा गया कि सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ऐसा फैसला लिया गया। अलकादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान को 8 दिनों की रिमांड में भेज दिया गया है। एनएबी ने 14 दिनों की रिमांड मांगी थी। जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को अरेस्ट कर लिया गया है। इमरान की अनुपस्थिति में वो पार्टी के सबसे बड़े लीडर थे। 10 मई को पीटीआई के एक और बड़े नेता असद उमर को भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर से अरेस्ट किया गया। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आर्मी तैनात कर दी गई। कई शहरों में इंटरनेट पर भी पाबंदी लगाई गई है। इसकी झलक आपको एक्सपर्ट्स की बाइट्स में दिखेगी। आपको कई दफा वीडियो में व्यवधान नजर आएगा। ये पाकिस्तान में इंटरनेट शटडाउन की वजह से हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में सरकार ने आर्मी की मदद मांगी है। सिंध प्रांत में धारा 144 लागू कर दी गई है। यहाँ 4 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है। पेशावर में प्रोटेस्ट हिंसक हो गया है। अभी तक मिली रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 30 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। लाहौर और इस्लामाबाद में पुलिस स्टेशनों पर हमले की खबरें सामने आ रही हैं। पेशावर में रेडियो पाकिस्तान के दफ्तर पर भी हमला हुआ। कराची में 270 से अधिक लोगों को अरेस्ट अब तक किया जा चुका है। पंजाब में 1000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पीटीआई ने अपने समर्थकों से शांति बरतने की अपील की है, लेकिन हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। यूएस, यूके, स्कॉटलैंड समेत कई देशों ने हिंसा पर चिंता जताई। कई देशों ने अपने नागरिकों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। ये तो हुई अपडेट्स। अब एक्सपर्ट कॉर्नर की तरफ वापस लौटते हैं। हमने पाकिस्तान में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार हफीज चांचल से बात की। पूछा, पाकिस्तान में पहले भी पूर्व प्रधानमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ जैसे बड़े नाम इस लिस्ट में हैं। इमरान खान का मामला किस तरह से उनसे अलग है? देखिए, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर, जितने भी फॉरेन प्राइम मिनिस्टर्स हैं उसको इसी तरह से गिरफ्तार किया गया है। और जिस अंदाज में इमरान खान को गिरफ्तार किया गया है उस अंदाज में इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। जिस अंदाज में गिरफ्तार किया गया है, वो एक पॉलिटिकल लीडर हैं, और एक अगर आप उनसे किसी बात पे सहमत नहीं है तो एक अपना उनका बहुत असर रसूख है। वो एक पॉपुलर लीडर है यहाँ पाकिस्तान में। लोग उनकी अपनी फॉलोइंग है, लोग उनको जानते हैं। तो जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया वो नहीं होना चाहिए था।
लेकिन ये है कि उससे काफी महीने पहले जब इनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी लाहौर में इनके घर पे, तो इन्होंने फिर वो वायलेंस को इंसाइट किया था। वहां पे काफी दंगे हुए थे, जलाव घिराव हुआ था, और लाहौर में काफी जगहों को आग लगाई गई थी, पुलिस वालों को मारा गया था, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी। हालांकि पहले बेनजीर को जिस तरह से गिरफ्तार किया, उनको गिरफ्तार करके चले गए, उसके बाद थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट हुआ, और इतना ज्यादा उनको अपना रिटेलिएशन फेस करने का मौका नहीं मिला, मतलब वो उन्होंने नहीं किया। नवाज शरीफ को उस तरह से गिरफ्तार किया गया, उस तरह से भी इस तरह के बड़े प्रोटेस्ट नहीं हुए, और उनको इतना रिटेलिएशन जो है फेस फौज ने नहीं किया, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं। लेकिन इस बार जो इमरान खान ने अब जो कल जो गिरफ्तार हुआ है, कल बड़े ड्रामाई अंदाज में उनको गिरफ्तार किया गया है। हालांकि उनको गिरफ्तार करने का कोई वो नहीं था, लेकिन जाहिर है सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक प्लान बनाया होगा, और एक जाहिर है अगर इन्होंने पहले भी एक प्लान बनाया था जिसको 2-3 बार नाकाम किया गया, और इमरान खान को वो गिरफ्तार नहीं हो सके, और इमरान खान मुसलसल उनके खिलाफ बातें करता रहा। गिरफ्तारी से 2 घंटे पहले भी उन्होंने फौज के पे संगीन इल्जामात लगाए कि फौजी ऑफिसर्स ने, ब्रिगेडियर्स ने, और जो जनरल्स हैं वो मुझे मारना चाहते हैं, मुझे कत्ल करने के उसमें, और मेरे पास सबूत हैं। और इस तरह से, और ये भी पहली दफा हुआ है कि कोई पाकिस्तानी सियासतदान खुल के फौज को इस तरह से आड़े हाथों ले रहा है। हालांकि पहले इस तरह से हमने नहीं देखा। बिटवीन द लाइंस में बेनजीर भुट्टो ने भी बातें की, बिटवीन द लाइंस में नवाज शरीफ साहब ने भी बातें की, बिटवीन द लाइंस में जरदारी साहब और दीगर जो पाकिस्तान की जो सियासतदान है, उन्होंने बेनजीर भुट्टो को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, तो उसके बाद से पीपुल्स पार्टी ने उस तरह से रिटेलिएट नहीं किया। नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया, उस तरह से उसको भी रिटेलिएट नहीं किया। थोड़े बहुत प्रोटेस्ट हुए बेनजीर के अरेस्ट के खिलाफ भी, और नवाज शरीफ के खिलाफ भी, और जरदारी को अरेस्ट किया गया, आसिफ जरदारी को, उसके खिलाफ भी थोड़े बहुत प्रोटेस्ट हुए। लेकिन ये पहली दफा हुआ है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया और इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। और पहली दफा पाकिस्तान के जो आर्मी हेडक्वार्टर है, वहां पे लोगों ने उसका दरवाजा तोड़ के अंदर दाखिल हुए हैं, तोड़ फोड़ की है, वायलेंस किया है। आर्मी हेडक्वार्टर, आर्मी कोर कमांडर लाहौर के घर में दाखिल हुए हैं, उनको तबाह किया है, फर्नीचर तोड़ा है, घर में आग लगा दी है, उनके घर से चीजें लेकर गए हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर इतने ज्यादा लोग थे, तो आर्मी ऑफिसर्स वहां पे जो सिक्योरिटी वाले थे वो कहाँ थे? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है ना। इमरान खान वर्ल्ड चैंपियन क्रिकेटर से राजनेता बने, उनके पॉलिटिक्स में आने की भी अपनी अलग कहानी है। लंबे समय तक उनकी पार्टी पीटीआई सत्ता से दूर रही, उन्हें विकल्प के तौर पर भी नहीं गिना जाता था। फिर 2018 में कहानी बदल गई। कहा गया कि सेना की मदद से इमरान प्रधानमंत्री बने हैं। फिर सेना से उनके रिश्ते कैसे खराब हुए और क्या वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के लिए चुनौती बन गए हैं? ये सवाल हमने किया पाकिस्तान के पत्रकार असीम रजा से। उन्हें सुनिए। देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एज ए क्रिकेटर वी ऑल लव हिम, इवन नॉट ओनली पाकिस्तानी बल्कि सब कॉन्टिनेंट के, आपके मुल्क के, पूरी दुनिया के वो एक सुपरस्टार भी हैं और एक क्रिकेटर स्टार भी है, एक इंटरनेशनल फेम उनको हासिल है। बात वहां तक तो ठीक है, हमें भी अपनी जवानी में हम भी क्रिकेट अभी तक खेलते हैं, मतलब एज ए मीडिया एंकर्स की टीम का मैं कैप्टन भी हूँ। वी ऑल एडमायर फ्रॉम द चाइल्डहुड। बट बात यह आती है कि स्टोरी स्टार्टेड फ्रॉम 22 ईयर्स बैक, जब ही कॉल्ड मी अप मैनी टाइम्स, और हम इनके विजन से बड़ा मुतासिर थे। उसकी वजह ये थी कि देयर वाज अ वैक्यूम इन पाकिस्तान, जिसकी वजह से हम अपने जो पॉलिटिकल फिल्थ थी, खास तौर पे जिसमें पॉलिटिकल एक हमारा इंस्टीट्यूट जो था वो इतना ग्रो नहीं कर सका था। आप मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं, तो उसमें मैं मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का कसूर को नहीं देखता, उसमें मैं अपने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट की वीकनेसेस को देखता हूँ, जिसकी वजह से वो पुल आउट करते थे या पुल इन करते थे हमेशा मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के पास जाके कि हमें सपोर्ट करें तो हम ये कर देंगे, हमें सपोर्ट करें तो हम वो कर देंगे। इट्स अ लॉन्ग हिस्ट्री, इट्स ओवर 70 ईयर्स। जो कुछ था अयूब खान से स्टार्ट हुआ। अगर पाकिस्तान की तारीख की बात की जाए, मैं हिस्टोरियन इनफैक्ट, और मैं तारीख का स्टूडेंट हूँ, मैं रिसर्च करता हूँ, तो हमने बहुत कुछ देखा। लेकिन ये सिचुएशन कभी भी नहीं आई। इमरान खान का माइंडसेट इज नॉट अ पॉलिटिकल माइंडसेट। इमरान खान कभी भी एक, जिस तरह पाकिस्तान के जो
एक हमारे पॉलिटिकल माइंडसेट के लोग हैं या पार्टीज बनी हैं या उसके अंदर जो पॉलिटिशियंस हैं, तो इमरान खान बहुत ब्लंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी होने के साथ साथ थोड़ा सा वो एक उनके अंदर एक ईगो का भी प्रॉब्लम है। यानी कि एज अ क्रिकेटर भी अगर हमने उनको देखा तो उनके अंदर एक अपने अलावा कोई और चीज किसी की नजर नहीं आती। मैनी टाइम्स वी मेट हिम, उनसे बातचीत भी हुई। इवन 2013 का इलेक्शन जब वो हारे और उसके बाद वो जब गिरे तो भी उन्होंने इनवाइट किया एक डिनर के ऊपर। मेरी पर्सनल मीटिंग्स रही उनके साथ। 2014 के धरने के अंदर मेरा एक बड़ा इंटरव्यू था उनके साथ जिसमें उन्होंने इस चीज की तरफ इशारा किया था कि ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, लेकिन उनको फुल टाइम सपोर्ट की। जिस तरह बाजवा साहब कह के चले गए हमारे एक्सआर के चीफ जो थे कि जी हमारी पॉलिटिकल मिस्टेक थी 2018, तो हम अपनी मिस्टेक्स जो है अगर उसके ऊपर किताबें लिखें तो बहुत लंबी तारीख बन जाती है। लेकिन खान साहब को मैंने जितना क्लोजली ऑब्जर्व किया, वो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं, वो बहुत अच्छे एग्जीक्यूटर हो सकते हैं। अगर किसी इंस्टीट्यूशन का उनको सरबराह लगा दिया चाहे लाइक जैसे शौकत खान का क्रिकेट का पीसीबी का चेयरमैन लगा दे, वो बहुत अच्छा। लेकिन एज ए पॉलिटिशियन, एज ए प्राइम मिनिस्टरशिप, उन्होंने बहुत बड़ी गलतियां, और उसमें सबसे बड़ी गलती ये थी कि जो लोग उनको लेकर आए थे वो मुशर्रफ साहब की तरह ट्रस्ट नहीं करते थे ज्यादा से किसी, और ना वो करते हैं ये कभी। तो इस चीज को बड़ा इंपॉर्टेंटली लोग देखते हैं, खासतौर पे वो सर्कल जो कि पावर सेंट्रिक है पाकिस्तान में, वो इस चीज के बारे में बड़े कॉन्शियस रहते हैं। हमने देखा कि पीटीआई ने गिरफ्तारी पर तीखा रिएक्शन दिया है। उनके कार्यकर्ता पूरे देश में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका आरोप है कि पीडीएम गठबंधन ने करवाया है। इस बात में कितनी सच्चाई है, या ये सब मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के इशारे पर हो रहा है? देखिए, मरियम साहिबा के बयान जो हैं वो सबके सामने हैं। उनका लेवल प्लेइंग फील्ड जब तक नहीं होगी, नवाज शरीफ साहब यहाँ पे नहीं आएंगे, इमरान खान पहले गिरफ्तार होगा तो ही तमाम मामला आगे चलेंगे, तभी इलेक्शन की बात की जाएगी। तो ये वो बहुत बड़ी शदीद ख्वाहिश थी। वो कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो बात वही आ जाती है कि इस वक्त जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी गवर्नमेंट उसके साथ सब कुछ है, एस्टेब्लिशमेंट भी उसी की होती है। और ऑब्वियसली अगर हम देखें तो गवर्नमेंट्स के साथ वही चलता है। ए पॉलिटिकल होने का दावा करके गए हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि पॉलिटिकल रहे। पाकिस्तान के इतिहास में चुनी हुई सरकारों के साथ जो कुछ हुआ है वैसा उदाहरण कम ही देशों में मिलेगा। सेना के इशारे पर सरकारों का बनना बिगड़ना खेल बन चुका है। हालिया एपिसोड भी उसी कड़ी का हिस्सा है। क्या पाकिस्तान इस मकड़जाल से कभी निकल पाएगा, या मिलिट्री का वर्चस्व अंतिम सत्य यहां बन चुका है? देखिए, जिस तरह की सूरत हाल हम देख रहे हैं और माजी में जिस तरह की सरकारें रही हैं, आप अगर चले आप 97 से शुरू करें, अपना 71 से, तो सिर्फ अपना याया और अयूब खान से लेकर उसके बाद मुशर्रफ, उसके बाद जनरल जिया आए, फिर मुशर्रफ आए, और उसके बाद से ही आर्मी का कहीं ना कहीं से फौज पे अपना हुकूमत पे कंट्रोल रहा है। जितनी भी सरकारें रही हैं, चाहे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की सरकार हो, नवाज शरीफ की सरकार हो, हालांकि वो चुन के आई थी, लेकिन यह है कि उनको मेजोरिटी उस तरह से नहीं मिली थी। अपना इंतखाबात में भी, अपना इलेक्शन में भी उनका काफी एक असर रहता है, और यहाँ पे इल्जामात लगाए जाते हैं कि वो रिगिंग करती है फौज। अपने जो मनपसंद जो रिप्रेजेंटेटिव है या सियासतदान हैं उनको लेके वो आते हैं और वहाँ पे वो गवर्नमेंट वो चलाते हैं। तो उनका हमेशा से ही ये डोमिनेंसी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में रही है, और ये शुरू से ही है। और अब तो बहुत गहरी हो गई, अब तो इतने इसके इकोनॉमिक स्टेक्स हो गए हैं, अब तो फौज इससे जान छुड़ा नहीं सकती है, छुड़ाना चाहती भी नहीं है, क्योंकि अब पाकिस्तान में वो एक मिलिट्री फौज नहीं रही है, अब ये एक बिजनेस एम्पायर की तरह है। यहाँ पे फौजी सीमेंट की फैक्ट्री का कारोबार करते हैं, यहाँ पे उनकी बैंक्स हैं, यहाँ पे इवन उनकी जो एग्रीकल्चर लैंड्स हैं वो फौज के पास हैं, डेयरी प्रोडक्ट उनकी है, सिक्योरिटी के वो सारे इदारे हैं, और यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रोड्स और सड़कें बनती हैं, उसमें जो एक पाकिस्तान में जो बहुत बड़ा पोर्शन है डेवलपमेंट का, वो इनका एक इदारा है FWO, फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, वो एक काम करता है। तो फौज एक बिजनेस एम्पायर है, वो कहाँ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से जान छूट पाएगी, और ये शुरू से ही रहा है। अभी जैसे इमरान खान 2018 में इनके इंतखाबात हुए थे, उसमें इमरान खान को कथित रूप से लाया गया था, मतलब एलिजिबली, क्योंकि अब खबरें आ रही हैं और लोग यहाँ पे कहते भी हैं, कई लोगों ने कहा भी है कि जो इंतखाबात जो टिकट्स थी पीटीआई की,
वो फौज की मर्जी से दी जा रही थी, और उन लोगों को दी जा रही थी जो इलेक्टेबल्स हों, जो चुनाव जीत के और या रिगिंग के थ्रू या किसी और तरीके से असर करके वो आए और पाकिस्तान अपना इमरान खान की हुकूमत बनी। इमरान खान की हुकूमत वो चलते गए, और इमरान खान ने खुद भी कहा है कि अब जब वो पिछले साल जब गवर्नमेंट से निकाले गए थे तो उन्होंने खुद कहा था कि ये जो भी काम कर रहे थे ये फौजी कर रहे थे, मैं तो सिर्फ एक बैठा हुआ था। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तानी फौज का तो यहाँ पे असर है, और मुस्तकबिल में कोई नजर नहीं आ रहा है कि ये खत्म हो और या इसमें कोई कमी पेश आए। पाकिस्तान की घटना पर हमारी नजर बनी रहेगी, हर बड़ी अपडेट्स आपको लंदन टॉप पर मिलेंगी। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी अमेरिका से। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यौन दुर्व्यवहार का दोषी करार दिया गया। उन पर मैगजीन राइटर ई जीन कैरल ने रेप का आरोप भी लगाया था। जूरी ने रेप का आरोप तो खारिज कर दिया, लेकिन यौन दुर्व्यवहार और मानहानि के आरोप पर मुहर लगा दी। ट्रंप ने कैरल के आरोपों से हमेशा इनकार किया, वो अदालत की कार्रवाई में हिस्सा लेने भी नहीं गए। वैसे सिविल केस था, इसलिए ट्रंप को जेल की सजा नहीं हुई। हालांकि उन्हें कैरल को लगभग 41 करोड़ रुपए का हर्जाना देना होगा। जूरी के फैसले के बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर लिखा, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये महिला कौन है, मुझे जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इस फैसले को ऊंची अदालत में चुनौती देंगे। ये पहली बार है जब ट्रंप को किसी यौन शोषण के केस में दोषी ठहराया गया हो। ट्रंप 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। अभी रिपब्लिकन पार्टी का प्राइमरी इलेक्शन बाकी, हालांकि इसमें ट्रंप का जीतना तय माना जा रहा है। जानकारों का कहना है कि इस केस से उनके कोर वोटर्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ महिला वोटर्स उनसे दूर जरूर हो सकती हैं। दूसरी सुर्खी रूस से। रूस का भविष्य यूक्रेन वॉर के नतीजों पर निर्भर करता है, ये कहना है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का। पुतिन 9 मई को मॉस्को में विक्ट्री डे परेड को संबोधित कर रहे थे। इस तारीख को 1945 में नाज़ी जर्मनी पर जीत की याद में सेलिब्रेट किया जाता है। विक्ट्री डे के मौके पर मॉस्को में भव्य परेड आयोजित होती है। इसमें रूस अपने दमखम का प्रदर्शन करता है, लेकिन इस बार की परेड फीकी रही। सरकार ने परेड से पहले जो वादा किया था उसकी तुलना में कम सैनिकों ने मार्च किया, सेना की गाड़ियां भी कम दिखी। इस फीकेपन को यूक्रेन के मोर्चे पर मिल रही नाकामियों से जोड़ा जा रहा है। दरअसल फरवरी 2022 में शुरू हुआ रूस यूक्रेन युद्ध अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है। शुरुआती बढ़त के बाद से रूस को लगातार पीछे हटना पड़ा है। इस समय सबसे हिंसक लड़ाई बाख्मुत में चल रही है। यहाँ पर येवगेनी प्रिगोजिन की वैगनर आर्मी रूसी सैनिकों के साथ मिलकर लड़ रही थी। उन्हें सरकार से गोला बारूद मिल रहे थे। जब सप्लाई में कमी आई तो प्रिगोजिन ने रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ को लताड़ा था, कहा था कि हमें जरूरत का सिर्फ 10% हिस्सा मिल रहा है। प्रिगोजिन ने अपनी प्राइवेट आर्मी को बाख्मुत से निकालने की चेतावनी भी दी थी। 9 मई को उन्होंने कहा, विक्ट्री डे के लिए हमारे पूर्वजों को बधाइयां, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हम सेलिब्रेट क्या कर रहे हैं। इस घटना को रूसी सत्ता प्रतिष्ठान में बढ़ती फूट के तौर पर देखा जा रहा है। विक्ट्री डे पर दिए भाषण में पुतिन ने अप्रत्यक्ष तरीके से इसका भी जिक्र किया। उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि यूक्रेन में नहीं जीते तो बहुत बुरा होगा। उनके भाषण को कौन कितनी गंभीरता से लेता है ये देखने वाली बात होगी। आज की तीसरी और अंतिम सुर्खी इजरायली विदेश मंत्री के भारत दौरे से जुड़ी है। इजरायल के विदेश मंत्री एली कोहेन 9 मई को भारत के दौरे पर आए थे। उनके साथ 36 मेंबर्स वाला बिजनेस डेलीगेशन भी आया था। इजरायल में चल रहे सैन्य ऑपरेशन के चलते कोहेन को जल्दी लौटना पड़ा। हालांकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और जल संसाधन विकास मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात जरूर की। इस दौरान सुरक्षा, तकनीक, संचार, शिक्षा समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। कोहेन की मौजूदगी में भारत और इजरायल के बीच वर्कर्स और वाटर टेक्नोलॉजी को लेकर भी समझौते पर दस्तखत किए गए। इसके अलावा कोहेन ने वर्ल्ड ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट को भी हरी झंडी दिखाई। ये प्रोजेक्ट भारत में इजरायल के दूतावास ने लॉन्च किया है। इसके जरिए भारत के गांव में डिजिटल साक्षरता, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और स्टार्टअप्स के कल्चर को बढ़ावा दिया जाएगा। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।